नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान स्वतंत्रता सेनानी की जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, शहीद आजम भगत सिंह। एक ऐसा नौजवान जिसने बहुत ही कम उम्र में आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस वीडियो में हम जानेंगे भगत सिंह के जीवन की पूरी कहानी, उनके बचपन से लेकर शहादत तक की यात्रा। कैसे एक साधारण किसान परिवार का बेटा भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी बन गया। तो चलिए शुरू। भगत सिंह एक ऐसा नाम जो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। एक ऐसा नौजवान जिसने अपनी कलम को भी हथियार बनाया और अपने विचारों से ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। आज हम जानेंगे भगत सिंह की पूरी कहानी, उनके जन्म से लेकर उनकी शहादत तक। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार पहले से ही देशभक्ति से ओतप्रोत था। उनके चाचा अजीत सिंह और स्वराज सिंह भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। भगत सिंह जब पैदा हुए तब उनके पिता और चाचा जेल में थे। जैसे ही भगत सिंह ने जन्म लिया, उसी दिन उनके पिता जेल से रिहा हुए। परिवार में मानो दोहरी खुशी आ गई हो। तभी से उनके भीतर देशभक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी। भगत सिंह की शिक्षा लाहौर के डीएवी स्कूल में हुई। यह वही स्कूल था जहां लाला लाजपत राय जैसे महान नेताओं की छाया पड़ी थी। शुरुआत से ही भगत सिंह पढ़ाई में तेज थे, लेकिन उनकी रुचि केवल किताबी ज्ञान में नहीं थी। वह इतिहास, राजनीति और क्रांति के विचारों में गहरी रुचि रखते थे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 साल थी। इस घटना ने उनके दिल पर गहरा असर डाला। अगले ही दिन वे जलियांवाला बाग गए और वहां की खून से सनी मिट्टी अपने साथ लाए। उन्होंने उस मिट्टी को अपने पास एक स्मृति के रूप में रखा। यह घटना उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन गई। भगत सिंह शुरू में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित थे। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। लेकिन जब 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया, तो भगत सिंह को बहुत निराशा हुई। उन्हें लगा कि केवल अहिंसा से आजादी नहीं मिल सकती। यहीं से उनके अंदर क्रांतिकारी विचारों का बीज बोया गया। भगत सिंह लाहौर आए और वहां नौजवान भारत सभा नामक संगठन से जुड़ गए। यह संगठन युवाओं को क्रांति और देशभक्ति की शिक्षा देता था। इसके बाद वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) से भी जुड़े, जो चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों द्वारा संचालित था। भगत सिंह अब केवल विचारों के नहीं, बल्कि एक्शन के भी समर्थक बन चुके थे। वे मानते थे कि यदि ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकना है, तो इसके लिए बलिदान और हिंसा की भी जरूरत है। साल था 1928। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को भारत भेजा, जिसका उद्देश्य भारत के लिए नए संवैधानिक सुधारों की योजना बनाना था। लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे देश भर में इसका विरोध शुरू हो गया। लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध में एक बड़ी रैली निकाली। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर ब्रिटिश पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज का नेतृत्व पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट कर रहा था। लाला लाजपत राय को बहुत गंभीर चोटें आईं और कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। यह खबर जब भगत सिंह को मिली, तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने शपथ ली, लाला जी की मौत का बदला हम जरूर लेंगे। भगत सिंह और उनके साथियों ने योजना बनाई कि वे जेम्स स्कॉट को गोली मारकर लाला जी की हत्या का बदला लेंगे।
इस योजना में उनके साथ राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर में पुलिस हेडक्वार्टर के पास एक अफसर को गोली मार दी। लेकिन एक गलती हो गई, वह अफसर जेम्स स्कॉट नहीं था, बल्कि जॉन पी सैंडर्स था। हालांकि यह गलती थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को इससे गहरा झटका लगा। भागते समय चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस कांस्टेबल चन्नन सिंह को भी घायल किया, ताकि भगत सिंह और राजगुरु सुरक्षित निकल सकें। इस मिशन के बाद भगत सिंह ने अपनी मूंछें कटवा दी, बाल छोटे करवा लिए और अंग्रेजों की तरह कपड़े पहनकर पहचान बदल ली। 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 2 कड़े कानून प्रस्तावित किए, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। इसका मकसद था भारतीय मजदूर संगठनों और क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने तय किया कि वे इस कानून का विरोध करने के लिए सेंट्रल असेंबली हॉल, दिल्ली में बम फेंकेंगे। उनका इरादा किसी को मारने का नहीं था, सिर्फ सरकार को चेतावनी देने का था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में 2 बम फेंके। बम फेंकने के बाद उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उनकी योजना साफ थी, ब्रिटिश सरकार और जनता तक अपने विचार पहुंचाना। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह ने कोर्ट में अपने विचार बेबाकी से रखे। उन्होंने बताया कि यह हिंसा नहीं, एक चेतावनी थी। उन्होंने कहा, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। यहाँ तक कि भगत सिंह ने कोर्ट में भी इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। उनकी लेखनी और तर्क से अंग्रेज सरकार हिल गई थी। वे सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि विचारक बन चुके थे। जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया गया, उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में रखा गया। जेल में भगत सिंह ने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। खाना गंदा, कपड़े फटे हुए, चिकित्सा सुविधा लगभग नहीं के बराबर। इसके विपरीत ब्रिटिश कैदियों को बेहतर सुविधाएं मिलती थी। यह देखकर भगत सिंह ने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू करने का निर्णय लिया। उनकी मांगे थी, सभी कैदियों को समान भोजन और वस्त्र मिले, किताबें और अखबार पढ़ने की अनुमति मिले, राजनीतिक कैदियों को सम्मानजनक दर्जा मिले। भगत सिंह की भूख हड़ताल लगभग 63 दिनों तक चली। यह ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। इस दौरान उनके वजन में भारी गिरावट हुई, लेकिन उनका हौसला और जज्बा पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। उन्होंने इस हड़ताल के माध्यम से भारत को एक संदेश दिया, स्वतंत्रता केवल बंदूक से नहीं, विचारों से भी मिलती है। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने कई लेख लिखे, जो आज भी क्रांतिकारी विचारधारा की मिसाल है। उनका प्रमुख लेख था, मैं नास्तिक क्यों हूँ, जिसमें उन्होंने अपने तर्कों से धार्मिक अंधविश्वास और आस्था पर सवाल उठाए। इस लेख से यह साबित हुआ कि भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक बुद्धिजीवी, चिंतक और समाज सुधारक भी थे। उनके विचार मार्क्सवाद, समाजवाद और मानवतावाद से प्रेरित थे। सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र केस चला। ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा बहुत सख्ती से चलाया। गवाहों को डराया गया, सबूतों को तोड़ा मरोड़ा गया। फैसला पहले से ही तय था। भगत सिंह ने अदालत में कहा, हमने बम फेंका क्योंकि हमें लगा कि यह जरूरी है। हमारा मकसद किसी की हत्या नहीं, बल्कि सत्ता को चेतावनी देना था। उनके तर्कों और भाषणों ने न सिर्फ भारत, बल्कि अंग्रेजी अखबारों में भी उन्हें चर्चा का विषय बना दिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। सरकार ने यह फांसी तय समय से एक दिन पहले और रात को दी, ताकि कोई विरोध न हो। तीनों के शवों को गुपचुप ढंग से सतलुज नदी के किनारे जला दिया गया।
भगत सिंह मात्र 23 साल की उम्र में अमर हो गए। उनकी शहादत ने पूरे देश में क्रांति की ज्वाला भड़का दी। लोगों ने उनके पोस्टर अपने घरों में लगाए। इंकलाब जिंदाबाद हर गली में गूंजने लगा। अक्सर लोग क्रांति को केवल हथियारों, बमों और खून खराबे से जोड़ते हैं, लेकिन भगत सिंह की क्रांति की परिभाषा कहीं ज्यादा गहरी और विचारशील थी। उन्होंने कहा था, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। उनके लिए क्रांति का अर्थ था समाज में समानता लाना, जाति, धर्म और वर्गभेद को खत्म करना, गरीबों और मजदूरों को उनका हक दिलाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय की समान पहुंच सुनिश्चित करना। भगत सिंह मार्क्सवाद और लेनिनवाद से प्रभावित थे। वे चाहते थे कि भारत में एक ऐसा समाज बने जिसमें अमीर गरीब का भेद न हो। वे पूंजीवाद के खिलाफ थे और मजदूर वर्ग को सशक्त बनाना चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था, हम ऐसा समाज चाहते हैं जहां मेहनत करने वाला इंसान भूखा न सोए और हर बच्चे को शिक्षा मिले। भगत सिंह का लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ आज भी युवाओं को सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने किसी धर्म का विरोध नहीं किया, बल्कि धर्म के नाम पर हो रहे अंधविश्वास, पाखंड और भेदभाव के खिलाफ थे। उनका मानना था कि अगर ईश्वर किसी का पक्षपाती है तो वह ईश्वर नहीं हो सकता। आज भी जब कोई युवा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो भगत सिंह की छवि उसके भीतर होती है। इंकलाब जिंदाबाद सिर्फ एक नारा नहीं, एक चेतना है जो हर पीढ़ी को झकझोरती है। भगत सिंह को किसी एक विचारधारा या पार्टी में बांधना गलत होगा। वे विचारों के स्वतंत्र योद्धा थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि विरोध सिर्फ आवाज उठाने से नहीं होता, उसके लिए तर्क, अध्ययन और आत्मबल जरूरी होता है। आज भगत सिंह को पूरे भारत में शहीद-ए-आजम के रूप में जाना जाता है। उनकी मूर्तियाँ, उनके नाम पर संस्थान, सड़कें, पुस्तकें, यह सब उनकी अमरता का प्रमाण है। भगत सिंह का जीवन केवल 23 वर्षों का था, लेकिन उनके विचार युगों युगों तक अमर रहेंगे। वे केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि युवाओं के विचारों की क्रांति थे। उनकी कलम, उनकी सोच और उनका बलिदान हर भारतीय को अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। तो आइए हम भी उनके सपनों का भारत बनाने में अपना योगदान दें, जहां अन्याय न हो, भेदभाव न हो और हर इंसान को समान अधिकार मिले। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।